वंस अगेन मैं एक नई वीडियो लेके आप लोग के सामने आया हूँ। हम लोग CGPSC ACF 2020 की तैयारी में जुटे हैं और ACF का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आज फिजिक्स में तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है फिजिक्स में। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फिलहाल ये चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोस भी आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको फॉलो करें, क्योंकि उसको बिना पढ़े आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और यहाँ पे जितने कंटेंट दिए जा रहे हैं, जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर की कोई चीज़ नहीं आने वाली। जितना सिलेबस है हम उसके अंदर की ही बात कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना पढ़ाया जा रहा है और ना तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ आने का है। तो सिलेबस में कंसंट्रेट करें। जितना कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उस कंटेंट को लें। जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से क्वेश्चन करने का कोशिश करें। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ भी हो, तो आप क्या करें, कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, और ना आए पसंद तो डिसलाइक जरूर करें। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धारा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करना है। तो हमारा जो है वो है क्या, धारा विद्युत। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं आज, जो हमको करना है। थोड़ा सा नॉइस आता है बाहर का, उसको थोड़ा नेगलेक्ट करें, क्योंकि रोड में ही घर है मेरा, तो थोड़ा गाड़ी के चलने की आवाज़, ये सारी चीज़ें थोड़ी आ जाती हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, हम लोग को सबसे पहले यही जानना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका डेफिनेशन समझेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, तो मैं डेफिनेशन को कुछ अपने हिसाब से मैं बोलता हूँ कि वो ऐसा है कि अगर किसी कंडक्टर में, आप किसी भी कंडक्टर में आप क्या करते हैं, चार्ज को फ्लो करते हैं। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में आप चार्ज को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, विद्युत आप क्या कर रहे हैं, आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत धारा। ठीक है, वो है विद्युत धारा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम में, प्रति एकांक समय में आपने कितना आवेश प्रवाहित किया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, विद्युत धारा। ठीक है, मतलब आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कब, बटे समय। किसी पर्टिकुलर समय में जब आप आवेश को प्रवाहित करते हैं किसी चालक में, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत धारा। तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो ये समझना है, और ये हम लोग जानते ही हैं, ये I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो एक समझ में और एक चीज़ को रखना है, वो ये है कि आपके पास टाइम इंटरवल है। अगर आप क्या बोल रहे हैं, आपके पास अगर टाइम इंटरवल है, सपोज करें आप एक सिस्टम पे देख रहे हैं, और वो सिस्टम में कैसा है कि 2 टाइम है। जब आप A पे हैं, A से B तक मैं एक वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो T इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ पे T इज इक्वल टू कोई टाइम है, सपोज करें ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, तो इस टाइम का जो हमारा क्या होगा, मीन टाइम होगा, उस ड्यूरेशन में जितना चार्ज यहाँ पे आप फ्लो करेंगे, जितना भी चार्ज आप फ्लो करेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, वहां पे विद्युत का धारा बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, क्योंकि यहीं से ही ये पार्ट चालू होगा।
कि ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आवेश की अगर मात्रा, आपको आवेश निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, जब समय को आप करंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, आवेश कितना है वो निकल जाएगा। अगर मैं इसकी क्या की बात करूं, मात्रक की बात करूं, तो मात्रक में मैं क्या लूंगा, एसआई यूनिट लूंगा। तो एसआई यूनिट ही देखते हैं सबसे मेन, तो हम अभी जो चलता है वो एसआई यूनिट है। तो क्या है, आई इज इक्वल टू क्या है, क्यू। तो क्यू किसका होता है, कुलाम। टी किसका होता है, सेकेंड, मालूम है हम लोग को, कुलाम पर सेकेंड। तो कुलाम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर बोलते हैं। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, इसी को ही अपन लोग थोड़ा सा ऐसे भी देख लें, क्योंकि ये काम आ जाएगा न्यूमेरिकल्स अगर बनाएंगे तो। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ई अपॉन टी। तो करंट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रखना है, दोनों रूप से हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हम लोग को ये मालूम है कि करंट हम किसको बोलते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम लोग करंट बोलते हैं, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से मतलब जो होता है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मैं इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह करके इसमें टर्म है। फ्री इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करते हैं तो क्या करते हैं, एक नियत वेग से, एक नियत औसत वेग से क्या करते हैं वो लोग ट्रेवल करते हैं, जिसको हम लोग अनुगमन वेग या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, उसको वी से शो करते हैं अपन लोग। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी। ठीक है, इसको वी बोलते हैं। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन अब इसको अगर स्कूल के लेवल पे अगर पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये सब चीज़ है करके, लेकिन ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग उसको नहीं देखते, बस ये समझ लो ये क्या है, ये है एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉनों के एक एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, बट मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो कॉमन सा टर्म है और इसको अपन कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है ना, तो वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं उसको, बोलते हैं EMF। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। अच्छा, आज मैं पेन से लिख रहा हूँ तो विजिबल है कि नहीं है ये एक बार मैं देख लेता हूँ। तो विजिबल तो दिख रहा है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है कि विजिबल ना हो, विजिबिलिटी तो क्लियर है। बहुत जल्दी कोशिश रहेगी कि बोर्ड पे आऊँ मैं, तो अभी फ़िलहाल तो एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, जब तक बोर्ड नहीं आ जाता, उसके बाद फिर अपन बोर्ड पे चालू करेंगे। तो EMF किसको बोलते हैं, तो EMF को मैं सीधा डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, ये एकदम क्लोजली रिलेटेड है किससे, पोटेंशियल से, विभव विभवांतर से, ज़्यादा कुछ का फर्क नहीं है, एकदम क्लोजली रिलेटेड है। इवन एकदम छोटा सा बोलना चाहिए कि अंतर है, वो क्या है वो अंतर, तो मैं डेफिनेशन डायरेक्ट बोलता हूँ, उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक सर्किट है, ऐसा आपके पास एक सर्किट है सपोज, ठीक है, मैं ऐसी सर्किट, चलो ये रेजिस्टेंस है ना,
और ये यहाँ पे एक बैटरी लगा है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, जिस पे आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। क्या होता है कि अगर सपोज कि इस परिपथ में करंट कहाँ से जाएगा, धन से निकलेगा और ऋण तक आता है, सबको मालूम है, ठीक है ना। तो इस परिपथ में क्या हो रहा है कि अगर किसी आवेश को, कोई भी आवेश हो सकता है, ठीक है, एकांक आवेश को, किसी एकांक मतलब यूनिट, किसको, आवेश को, आवेश मतलब चार्ज, ठीक है, किसी एकांक आवेश को मतलब किसी भी चार्ज को अगर पूरे परिपथ में घुमाना है, मतलब ये पॉइंट को अगर मैं ए देता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं बी देता हूँ, ए से बी तक अगर आपको घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा का व्यय करना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा खर्चा करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। इस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है। तो समझना इसको, सिंपल सा मैं लिख देता हूँ, बाकी कुछ है नहीं ऐसा कि अपने को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम छोटा सा टर्म है। तो किसी एकांक आवेश को हम लोग बोल सकते हैं, किसी एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को परिपथ में क्या करने पर, परिपथ में चलाने पर, परिपथ में चलाने पर जितनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी उसे क्या कहेंगे, उसका विद्युत वाहक बल कहेंगे, ठीक है। सेल होता है एक्चुअल में, ये जो सेल लगा है ना, सेल का ईएमएफ लिख देता हूं मैं, कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर हमको कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो देना है नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकता है, और एक ही क्वेश्चन बनता है, और वो क्या बनता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो विभवांतर हम लोग पढ़ चुके हैं, और विद्युत वाहक बल भी अभी अपन लोग कर चुके हैं। तो इसमें अंतर पूछता है। तो अगर मैं बात करूंगा इसके किस चीज के लिए, तो एसआई यूनिट पे अगर मैं बात करूं तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, एसआई यूनिट को। तो अगर मैं इसके एसआई यूनिट पे जाऊं तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, अच्छा ध्यान रखना ना, इसके एसआई यूनिट, इसको अगर मैं ई से, एक्चुअल में इसको इससे शो करते हैं, ठीक है ना, से शो करूं तो क्या हो जाएगा, वर्क डन किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्क अपॉन चार्ज को वोल्ट बोलते हैं ना, जूल बट्टे गुलाम। तो ध्यान रखना सेम है, इसलिए मैं बोला दोनों सेम होता है, ठीक है, दोनों को हम लोग सेम लेते हैं, किसको, वोल्टेज को भी, और सॉरी विभवांतर को, और किसको, विद्युत वाहक बल को, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दोनों में क्या है करके। अंतर मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बोला कि हमको मतलब ऐसा पढ़ना नहीं है कुछ कि मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का कोई पेपर आया हमारा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। हाँ, मेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, सीजीपीएससी जो मेंस है, हाँ उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट होगा, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा पॉइंट है, एकदम छोटा पॉइंट है। जैसे विभवांतर जो होता है वो बड़ा होता है, सॉरी वो छोटा होगा हमेशा, किससे, ईएमएफ से,
ईएमएफ हमेशा क्या होता है, विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है। चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ, काहे के लिए फालतू रिस्क लेना, इसको अपन कर ही लेते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसमें से विभवांतर और विभव पहचानिए और पता चल रहा है कि अपन कर नहीं पाए एग्ज़ाम में, तो फिर दिक्कत है। तो मैं इसको बता ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। क्या होगा डिफरेंस, तो देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ and what, potential difference। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें तो एक साइड में लिख सकता हूँ ईएमएफ और एक साइड में क्या लिख दूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एक साइड हो गया, ये हो गया हमारा क्या, विद्युत वाहक बल, ये हो गया हमारा विभवांतर। चेक करते हैं क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, तो डेफिनेशन सबसे पहला पॉइंट है ना, डेफिनेशन दोनों का वो सबसे पहला पॉइंट होता है। ठीक है, और डेफिनेशन को तो मैं बता चुका हूँ, तो मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। ठीक, तो मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ, बाकी चीज़ें में क्या होगा अंतर। तो याद रखना कि जब सर्किट को आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, थोड़ा समझना, सर्किट को जब अपन लोग ख़त्म कर देंगे, मतलब भंग कर देंगे, जब अपन लोग परिपथ को भंग कर देंगे, तब भी इसका अस्तित्व रहता है। परिपथ को भंग करने पर भी अस्तित्व में रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं दोनों को अलग अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर लिख देता हूँ, इसको रेड लिखूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो ऑब्वियसली जब तक आपने क्या किया है, पोटेंशियल लगाया है, तब तक रहेगा। जैसे ही सर्किट खत्म, उसके बाद पोटेंशियल क्या, समाप्त। तो ये क्या होगा, परिपथ के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये नहीं रहता है, ध्यान रखना। ठीक, फिर अगर देखें अगला पॉइंट देखें, याद रखना मैं डेफिनेशन को नहीं जोड़ रहा हूँ, उसको आप लोग कर लेना। और क्या, ईएमएफ क्या पे निर्भर नहीं करता, ईएमएफ जो है किस पे, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, निर्भर नहीं करता। ठीक है, जबकि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये बिल्कुल करता है, यह प्रतिरोध पर निर्भर करता है। और ये क्यों करता है, इसका आंसर भी मिल जाएगा हमको कहाँ से, ओम्स के लॉ से। अभी जब ओम्स का लॉ पढ़ेंगे तो वो मिल जाएगा हमको। ठीक है, और तीसरी पॉइंट, जो ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है कि यह विभवांतर से बड़ा होता है, विभवांतर से बड़ा होता है। ठीक है,
और हमेशा याद रखना ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमेशा ईएमएफ से छोटा होगा। ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो बस हमारे लिए इतना ही है और तो कुछ नहीं है। और एक पॉइंट कर देता हूँ मैं, एक पॉइंट चलो बना ही देते हैं कहीं आ ना जाए। तो याद रखना ईएमएफ के कारण परिपथ, परिपथ का मतलब सर्किट, सीकेटी लिख रहा हूँ सर्किट को, में धारा प्रवाहित होता है। कहने का मतलब है अगर आप ईएमएफ नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, यदि किसी परिपथ में क्या किया जाए, आई लिख रहा हूं ना, करंट को प्रवाहित किया जाए तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आ सकता है क्वेश्चन इस पे कि विभव और विभवांतर का कोई बिंदु लिख दे और बोले कि मतलब विभव विभवांतर को पहचानिए, हो सकता है कुछ भी बोल दे। तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, गलती से अगर क्वेश्चन आ गया तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको लिख कर रख लेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन तो बना ही बना है और आएगा ही आएगा। तो वो क्या है, यहाँ से जो टॉपिक है हमारा, वो कौन सा टॉपिक है, तो एकदम ध्यान से पढ़ना है। उसको बोलते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट ओम का नियम। ठीक है, तो एक जर्मन बोलता हूँ, हाँ जर्मन ही था, एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये ओम ओ एम वाला नहीं है, ओम है, वो एच है उसमें। तो इसने क्या किया कि आवेश बोलना चाहिए, सॉरी, करंट और किसको, विभवांतर को कंबाइन किया और उसके लिए एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है ना, प्रपोज किया, एक नियम प्रपोज किया। उस नियम को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओम का नियम। बहुत सिंपल है। और जिन लोग भी इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे, बंदे होंगे, उनको मालूम है ओम्स के लॉ से इंजीनियरिंग के सारे सर्किट, बेसिक पॉइंट तो यही होता है हर जगह यूज। ठीक है, तो इसका बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सिंपल है, एकदम अच्छे से समझना। तो ये ऐसा कुछ बोलता है, मैं पहले समझा दूं। अगर आपके पास एक वायर है, समझना ध्यान से, ये एक वायर है। ठीक है, थोड़ा मोटाई यूनिफॉर्म कर लेना। ये ए है और ये बी है, ये एक वायर है। अगर आप क्या करते हैं, वायर लेते हैं, यानी कि एक चालक लेते हैं, और अगर चालक के लंबाई को कांस्टेंट कर दें, मतलब जैसे ये है, सपोज एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं बुक में, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सपोज 5 सेंटीमीटर का आपने क्या लिया है, एक वायर लिया है, एक कंडक्टर लिया है। वायर का मतलब क्या है, कंडक्टर है।
और रूम टेम्परेचर में बैठे हैं आप, मतलब उसकी टेम्परेचर ना घटेगी ना बढ़ेगी, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर उसके फिजिकल स्टैंडर्ड पे, फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब टेम्परेचर, लेंथ वगैरह उसका चेंज ना करो, ठीक है ना, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, यहां से जो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, जो बी पॉइंट तक जाएगी, धारा जो प्रवाहित होगी वो बी पॉइंट तक जो जाएगी, ठीक है, वो क्या होगा, तो जो धारा है, चालक पे जो धारा प्रवाहित की जाएगी, इस चालक पे ए से बी बिंदु तक जो धारा प्रवाहित की जाएगी, वो इन दोनों को क्या है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, किसी बैटरी से तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो धारा यहाँ से जाएगा, है ना। इन दोनों सिरों पे, ए और बी पे उत्पन्न होने वाले विभवांतर के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। और सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, एक चालक पे विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उसके जो भी सिरे होंगे उसमें जो उत्पन्न होगा विभवांतर, उससे क्या होगा, वो करंट अनुक्रमानुपाती, समानुपाती होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। अनुक्रमानुपाती का नियम है ये, बहुत सिंपल, ठीक है ना। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों में उत्पन्न विभवांतर किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, वह धारा, ठीक है ना, वह धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, एक बार डिटेक्ट कर देता हूं। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर वह धारा उसके उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। एकदम सिंपल। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम लोग आर बोलते हैं, और सबको मालूम है ये आर क्या होता है। तो इस आर को बोलते हैं, यह एक नियतांक है और इसका नाम है क्या, प्रतिरोध। इसका नाम है क्या, प्रतिरोध। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये इसका सिंबल है। क्लियर? तो समझ में आया प्रतिरोध का कंसेप्ट। ये प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो प्रतिरोध का क्या मान होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। मात्रक की बात कर लूं तो आर वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू ओम, और इसका सिंबल क्या है, ये है ओम का सिंबल। समझ में आया? तो ये है प्रतिरोध का क्या, एसआई यूनिट, ये एसआई मात्रक है, ठीक है ना, एसआई मात्रक है। क्लियर? समझ में आया? तो ओम का नियम जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बोला, जो विभवांतर है वो डिपेंड करेगा किस पे, आर पे। देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां से क्या पता चल रहा है, अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, साफ साफ दिख रहा है ना, अनुक्रमानुपाती का नियम है, ठीक है। तो अभी जब हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो उसमें एक पॉइंट था
जो सेकंड पॉइंट था, अगर नोट डाउन किए होंगे तो उसमें लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टर। हिंदी में लिखा था कि विभवांतर हमेशा किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, तो प्रतिरोध पे। उस सर्किट में जो प्रतिरोध लगा है उस पर निर्भर करेगा उसका विभवांतर। क्लियर बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो कोई अगर चालक है आपके पास, कोई कंडक्टर है, ठीक है, और वो करंट का रास्ता को क्या कर रहा है, रोकने का कोशिश कर रहा है। मतलब करंट को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए क्या करता है, वो ऑब्जेस्ट करता है, वो रोकता है। अगर ऐसा कुछ करने वाला कोई पदार्थ है, कोई भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर। ठीक है, मतलब रेजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, अपने आप से करंट को फ्लो करने के लिए परमिशन नहीं देता। मतलब वो बोलता है कि नहीं फ्लो करने दूंगा। जैसे सपोज आपका रेजिस्टर अगर 100 ओम का है तो वो क्या करेगा, 100 ओम का करंट को रोक लेगा। समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी को फ्लो करने देगा, लेकिन वो जितना कैपेसिटी का वो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या करेगा, अपनी कैपेसिटी को होल्ड करके रख लेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। ठीक, तो आर कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता दिया। आर क्या होता है, इसका विमा सूत्र आप लोग निकाल सकते हैं। वोल्ट को हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट को हम लोग करेंगे, तोड़ेंगे किसमें, जूल पर कुलाम में, फिर वो करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं वो कर रहा हूँ, उसको नहीं बता रहा हूँ मैं क्या बता दूं आप लोगों को, रेजिस्टेंस का निर्भरता बता दूं। ठीक है, अफेक्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने क्या बोला, ताप कांस्टेंट होना चाहिए और भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो निर्भरता तो यहीं दिख गया। अगर ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, यही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर आई थिंक, कि ये क्या होगा अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएं, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ताप का। तो बता सकते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, क्या हो सकता है। अच्छा, सिंपल ही समझते हैं कि अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो ताप बढ़ाने पे क्या होगा, वहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होंगे उन पे स्ट्राइकिंग ज़्यादा हो जाएगा। उन पे स्ट्राइकिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होंगे, अपनी ऊर्जा छोड़ेंगे, और ऊर्जा छोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता है, हमेशा याद रखना। और ताप कम करने पर प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट ही यही बोलता है कि आप तापमान को इतना कम कर दो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए, जो कि व्यवहारिक जीवन में अभी उपस्थित नहीं है। उसके लिए हमको लगभग -50-60 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाना पड़ता है, और ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है, तब जाके वो 0 रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, तो ताप का समझ में आ गया। तो ताप का क्या होगा मैं बोला, तो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध भी बढ़ता है। लंबाई, जैसे लंबाई बढ़ाओगे क्या होगा, ऑब्वियसली पहले अगर 2 सेंटीमीटर में करंट रोक रहा था, अगर उसको बढ़ा के 5 सेंटीमीटर कर दिया था, 5 सेंटीमीटर में रोकेगा। मतलब क्या हो गया, लंबाई के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ 2 चीज पे मैं वो फोकस कर रहा हूँ,
और मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यही लंबाई को अपन क्या ले सकते हैं, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लें तो क्या होगा, बता सकते हैं? चलो इसके ऊपर बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी और आएगा, उसको कर लेंगे डिस्कस। फिलहाल तो ये समझो, ताप हो गया, और ये जो है हम लोग का लंबाई हो गया। तो इसको समझना, ताप के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना आप ताप बढ़ाएंगे उतना ही अनुपात में रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और जितना आप लंबाई बढ़ाएंगे उसी के अनुसार क्या होगा, रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद ओमीय और अओमीय प्रतिरोध, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अनओमीय प्रतिरोध किसको बोलते हैं, ओमीय प्रतिरोध किसको बोलते हैं। तो ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध, ठीक है। और जो नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है, ध्यान रखना। तो ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध, ये क्वेश्चन क्या आ सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है कि ओमीय प्रतिरोध क्या है, ठीक है, इस टाइप से। तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे जगह है तो यहीं बता देता हूँ, ठीक है, आ जाएगा इतने में। इधर लिख देता हूँ ओमीय प्रतिरोध, और यहाँ पे लिख देता हूँ अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध को मैं जैसे बोल दिया कि जो ओम का नियम को पालन करेगा उसको ओमीय प्रतिरोध बोलेंगे, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसको अनओमीय प्रतिरोध बोलेंगे। डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ठीक है, तो उदाहरण लिख रहा हूँ। उदाहरण में क्या आएगा, समस्त चालक, ठीक है ना, समस्त चालक, ऑल कंडक्टर्स, सारे जो कंडक्टर हैं वो किस में आएंगे, ओमीय में आएंगे, ठीक है। और इनका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनेगा, इधर वोल्टेज डाल रहा हूं मैं, ठीक है ना, और इधर करंट, ये क्या बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब जितना आप क्या बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, उतना ही आपको करंट भी बढ़ेगा। यहाँ बढ़ा होगा तो यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से समझेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। मतलब जैसा आप बढ़ाते जाएंगे एक को, दूसरा भी वैसे ही बढ़ेगा। अनओमीय क्या होता है, अनओमीय प्रतिरोध क्या है, तो जो ओम के नियम का पालन ना करे उसको हम लोग बोलते हैं अनओमीय प्रतिरोध। ये क्या है, ये तो रैखिक हो गया, ये रैखिक ग्राफ मिल रहा है, रैखिक ग्राफ मिला है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अनओमीय में क्या होगा, अरैखिक ग्राफ मिलेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ को छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं ड्रॉ करूँगा, मैं छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरा वो बन गया, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, V, ये हो गया I, ठीक है ना। एक एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं V, और ये क्या है, अरैखिक है, देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल्स होंगे, तो उसको समझना है हम लोग को। तो ये होगा टॉर्च का बल्ब, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, द्रव्य अपघट्य, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। और क्या हो गया, और होता है वैक्यूम ट्यूब, VACCUM TUBE, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वात
नलिका, ठीक है। और क्या होगा, और रेक्टिफायर्स होगा, ठीक है। तो रेक्टिफायर्स, तो ये भी होगा, ठीक है। रेक्टिफायर्स का मतलब क्या होता है, डिस्टकारी बोलते हैं हिंदी में रेक्टिफायर्स को। और क्या होगा, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, ये सब भी होंगे। ट्रांजिस्टर होगा, थर्मिस्टर भी होता है। इंजीनियरिंग जिन लोग किए होंगे, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, जो भी ब्रांच से अगर पढ़े होंगे तो वो लोग ये पढ़े होंगे, थर्मिस्टर वगैरह के बारे में उसमें है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखना, ये पूछ सकता है, बोल देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से ओमीय प्रतिरोध कौन में किस में आता है, अनोमीय किस में आता है, कोई भी दे सकता है, ध्यान रखना। तो अगर चालक की बात करोगे तो आप लोग को मालूम है, कॉपर हो गया, ये सब चालक होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। लोग ओमीय और अनओमीय दोनों का जो प्रतिरोध वाला सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिए। अब जो अगला सेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कंसेप्ट आ सकता है, और ये है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसी को ही बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसी को ही बोलेंगे हम लोग प्रतिरोधकता। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। मेंस के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ये ध्यान रखना। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिन लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिन लोग साइंस ब्लॉक के नहीं हैं उन लोग के लिए तो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ चीज़ें मालूम है, वो क्या मालूम है, मैं लिखता हूँ। किसी निश्चित ताप पे चालक का प्रतिरोध, जो चालक का प्रतिरोध है वो क्या दिखाता है, तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। चालक का प्रतिरोध है वो 3 बिंदु के हिसाब से चलता है। पहला क्या चलता है, चालक का लंबाई, चालक की लंबाई, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एल, ठीक है। प्रतिरोध के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, R इज प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड, प्रतिरोध किसका, चालक का, उसके अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल, काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। थर्ड, तो थर्ड में क्या लिखते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, चालक
उसकी प्रकृति जो है वो निर्भर करता है क्या, उसके रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो इसको अपन लोग बस लिख देता हूं मैं, आर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर? तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, ये जो रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करूंगा तो क्या निकल के आता है रिलेशन, एक नया रिलेशन निकल के आएगा। वो आएगा क्या, आर एल अपॉन ए। ये जो समानुपात या फिर अनुपात का जो चिन्ह, अगर मैं इसको हटा दूं तो आर बराबर क्या निकल के आएगा, अब देखो यहीं से विशिष्ट प्रतिरोध आ रहा है, तो ये आता है क्या, रो एल अपॉन ए। ठीक है, इसको रो बोलते हैं, ठीक है ना, रो एल अपॉन ए। ठीक है, यदि आप क्या कर दो, लंबाई को 1 ले लो, एरिया को 1 ले लो, तो क्या होगा, जो आर होगा वो क्या होगा, रो के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब रो की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो रो की वैल्यू क्या आएगी, आर इंटू ए अपॉन, सॉरी, आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये है किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट भी देख लेते हैं। तो यूनिट में आर क्या मैटर करता है, आर क्या है, मात्रक देख रहे हैं ना, एसआई मात्रक देख रहे हैं। आर जो है वो क्या है, ओम, और एरिया क्या करता है, स्क्वायर मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, लेंथ क्या है, मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इससे कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, ओम मीटर। ठीक है, तो ये इसका ऐसा यूनिट है, ओम मीटर, किसका, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, यही उसका डेफिनेशन है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल है। मैं बताता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं संयोजन। तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले। हेडिंग क्या है, प्रतिरोधों का संयोग या संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। मैं दोनों को पार्ट कर दे रहा हूँ। पहला को हम लोग बोलते हैं क्या, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। ठीक है ना, पैरेलल क्रम। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे कि समांतर क्रम और ये क्या होता है, श्रेणी क्रम। ठीक, पहचान में आना चाहिए, अगर पहचान नहीं पाओगे तो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल तो आएगा ही, हो सकता है सिंपल आ जाए, हो सकता है बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखने लगे। होता तो इजी ही है, बस दिखने में हार्ड होता है। ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ, देखो। तो सबसे पहले मैं श्रेणी क्रम को बताता हूँ। तो श्रेणी तो शब्द से ही समझ में आता है। सपोज ऐसा एक सर्किट है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, R3, तीनों R है।
ठीक है ना। और ये है क्या, हमारा बैटरी है, प्लस और माइनस, ठीक है। और यहाँ से एक करंट जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं आई। क्लियर। और यहाँ पे क्या अप्लाइड है, पोटेंशियल, वोल्टेज। क्लियर बात। अब देखो क्या हो रहा होगा, जो पोटेंशियल है वो आर में अलग अलग होगा। क्यों होगा अलग अलग, करंट पे निर्भर करता है वी, हम लोग जानते हैं, है ना। करंट के हिसाब से क्या करता है, निर्भर करता है वी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आर। आर क्या करता है, करंट को रोकता है। तो ये जो आई है, ये R1 से जब गुजरेगा तो कुछ करंट को R1 रोक लेगा, ठीक है। तो R1 रोक लेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, V1। यहाँ पे जो विभवांतर इन दोनों सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम लोग V1 बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या विभवांतर होगा, तो वो होगा V2। और यहाँ पे क्या होगा, वो होगा V3। ध्यान रखो ये I जा रहा है तो ये I ही आएगा, ये करंट का लॉ है, ठीक है ना। जो करंट प्लस से निकलता है वो माइनस तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, इसलिए करंट तो एक ही रहेगा, बस उसका मान घटेगा बढ़ेगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये चीज को हमको समझना है, ये हो गया। अब क्या होगा, तो देखो ओम के नियम से हम लोग क्या मालूम है, ओम के नियमानुसार हम लोग क्या मालूम है, V इज इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है। V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो V1 क्या होगा, आई R1। V2 क्या होगा, आई R2। और V3 क्या होगा, आई R3 होगा। अगर मैं तीनों को देखूं तो यहाँ पे क्या है, करंट कॉमन है। तो अगर मैं इसको बिंदु A बोल रहा हूँ और इस वाले को बिंदु B बोल रहा हूँ, तो A से B तक कुल विभवांतर कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा कुल विभवांतर, ठीक है। कुल विभवांतर इतना होगा। तो यहाँ पे V1 V2 V3 का मान रखेंगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई R1 आई R2 आई R3। तो जाएगा V इज इक्वल टू आई कॉमन निकला, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, जगह थोड़ा कम है। तो V आई को, ये वाले आई को मैं अगर इस साइड पे ले आऊँ, ये वाले आई को अगर मैं इस साइड पे ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर आपको बोले ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो दिया हुआ 3 रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, मीन, मतलब पूरे मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, एक रेजिस्टेंस अगर बताना हो तो अगर श्रेणी क्रम है तो हमको डायरेक्ट रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होगा ये देख लेते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है समांतर क्रम, बस संयोजन याद रखना है कि संयोजन कैसे होता है। तो समांतर क्रम का क्या होगा, तो सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करता हूं मैं। सर्किट कैसा बनता है इसका, सिंपल है, देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास है बैटरी, ये ऐसा। अब क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसा बना हुआ होगा, कुछ इस टाइप से, ये हो गया V, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। यहाँ से जा रहा है करंट I, ये हो गया क्या R1
ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, जब करंट इस नोड पे पहुंचेगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा 3 करंट में। याद रखना, जब भी करंट किसी नोड में पहुंचता है तो करंट क्या हो जाता है, बट जाता है इक्वल हिस्सों में। इसको हम लोग बोल देंगे I1, यहाँ का करंट I2 और यहाँ का करंट हो जाएगा I3। पर विभव बदल रहा है क्या, नहीं, I1 का मान I2 का मान I3 का मान इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या होगा, पूरा का विभव क्या होगा, अपरिवर्तन होगा, अपरिवर्तनशील होगा। ठीक है, तो ओम के नियम से क्या मालूम है हम लोग को, V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या निकलेगा, V अपॉन आर। ठीक है, तो I1 क्या निकलेगा यहाँ पे, V अपॉन R1। I2 क्या निकलेगा, V अपॉन R2। I3 क्या निकलेगा, V अपॉन R3। क्लियर। कुल करंट क्या होगा, A से लेके B तक में कुल करंट क्या होगा, तीनों का एडिशन होगा। I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या होगा, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 इज इक्वल टू I। V कॉमन निकल जाएगा तो V को यहाँ पे निकाल दो कॉमन, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V को इधर पक्षांतर कर देंगे, चेंज कर देंगे तो I अपॉन V ये निकल जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ठीक है, देखो V अपॉन I इज इक्वल टू होता है क्या, R, तो I अपॉन V इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R। तो ये निकल गया हमारा क्या, समांतर क्रम। तो जब भी समांतर क्रम दिखाई देगा हम लोग को, तो हम लोग को ये ऐसा फॉर्मूला यूज करना है, श्रेणी क्रम रहेगा तो ऐसा फॉर्मूला यूज करना है। याद रखना, कोई 3 रेजिस्टेंस का हमको बाउंडेशन नहीं है, ये रेजिस्टेंस n तक हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये n तक जा सकता है। 100 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 200 रेजिस्टेंस का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है ना। एक और क्रम भी होता है लेकिन मैं उसको करा नहीं रहा हूँ, उसमें क्या होता है, ये दोनों मिक्स रहता है। समझो किसी एक श्रेणी, किसी एक में क्या होता है, ये बना हुआ है, अब सपोज इसके आगे एक वायर खींच के मैं ये सर्किट जोड़ देता तो क्या हो जाता है, उसमें दोनों हो जाता, उसको बोलते हैं मिश्रित क्रम, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मेन बेसिक यही दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, और इन्हीं दो कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या होता है, हम लोग कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग संयोजन पढ़ लिए हैं, इसका न्यूमेरिकल करना है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है ये एक्चुअल में किरचॉफ्स के लॉ के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये भी एक्चुअल में किरचॉफ्स के लॉ में हम लोग इसको पढ़ते हैं बाद में। ये तो नहीं है, ये तो सिंपल है, ओम्स का लॉ लग रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो आई डिवाइड हो रहा है ये किरचॉफ्स के लॉ से होता है। ठीक है ना। किसी बिंदु पे अगर करंट आपका क्या हो रहा है, टकरा रहा है, तो वो इक्वल हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, तो मैं इसको नहीं करा रहा। तो अब हम लोग के पास जो बच गया है वो ये बच गया है कि हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन का हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। प्रीवियस ईयर में क्या आया था वो भी करना है, और अभी क्या है वो भी करना है, प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि अभी वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं, और फिर मैं कोशिश करूंगा आज ही रात तक में, रात को 2 बजे 3 बजे तक मैं कोशिश करूंगा कि क्या करूं, एक और वीडियो अपलोड कर दूं जिसमें प्रतिरोधों का संयोजन भी हो और जो बचा उचा जो टॉपिक होगा वो भी हो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूं। आप लोग को आज जो भी मैं पढ़ाया हूँ इस वीडियो में उसको आप लोग पढ़ें, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक को फॉलो करें, और अगर थ्योरी छूट जा रहा होगा तो पढ़ लें वो थ्योरी को, क्योंकि मैं मेजर पोर्शन कवर कर रहा हूँ जो सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है,
और जो प्रतिरोध है इसको अफेक्ट करने वाले कारक जो हैं ये सबको अच्छे से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि ओमियो प्रतिरोध का मैं एग्जांपल बताया तो उसको अच्छे से करें, ओमियो प्रतिरोध का, है ना। तो ये सब चीज़ों को एकदम अच्छे से करना है ताकि क्वेश्चन छूटे ना आए। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में लगभग 1 घंटे का लेंथ तो रहेगा ही, तो उसमें क्या करूँगा कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे वो पहले करा दूंगा प्रैक्टिस, अलग अलग टाइप के सर्किट को सॉल्व करा दूंगा। और उसके बाद क्या करूँगा, जो भी टॉपिक बचा है इसका, इस चैप्टर का, उसको कंप्लीट करा दूंगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, न्यूमेरिकल जो आया था। ठीक है, तब तक पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।